हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास उपेंद्र सिंह और उसमें मौर्य काल की प्रशासनिक नीति के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में चर्चा की थी मौर्य काल की प्रशासनिक नीति को लेकर के, जिसका आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया था। बाकी आधा पोर्शन आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रशासन, मौर्य काल का प्रशासन काफी विस्तृत है और मेरी जो क्लास है वो इस तरीके से आयोजित की जा रही है कि आपका कोई भी कंटेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना बचे। इसलिए थोड़ा सा डिटेल में है और कंटेंट ज्यादा है, इसलिए क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है। ठीक है ना। मेरा मकसद है कि आप एक ही क्लास से आपको 10, 15, 20 किताबों का जो अच्छा निचोड़ हो सकता है वो एक साथ आपको मिल जाए और आपको जगह जगह भटकना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मौर्य प्रशासनिक नीति का सेकंड पार्ट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन करिए और अपना कॉपी पेन पेंसिल रजिस्टर लेकर के बैठिए और इसको साथ के साथ नोट करते चलिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि इतिहास 2026 के लिए वैकल्पिक विषय के तौर पर नया बैच शुरू करने जा रहा है। यानी कि मैं इतिहास वैकल्पिक विषय का नया बैच 2026 के लिए शुरू करने जा रहा हूं। यह बैच दोस्तों आप लोगों के लिए 7 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोपहर में डेली 1 बजे से। तो अभी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। MK लाइव कोड के माध्यम से 14,999 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको क्लास, टेस्ट सीरीज ये तो रहेंगी आपकी कम से कम 2 साल की वैलिडिटी कोर्स की, और क्रक्स मटेरियल, क्लास PDF ये सब आप लोगों को मिलेगा। ठीक है ना। और इसका एक ही टारगेट है कि आपको कम से कम 300+ मार्क्स दिलवा करके प्रॉपर IAS बनाने में आपकी सहायता करना और आसान तरीके से इतिहास पढ़ा करके आपको GS में आपकी एक अच्छी हेल्प करना, जिससे कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो सके। ठीक है। तो जल्दी चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके प्रशासनिक नीति के संदर्भ में हम बात करें तो विशेषताओं में बात कर रहे थे प्रशासन की। प्रशासन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की थी उसके स्वरूप को लेकर के। यानी कि उससे पहले हमने स्रोत के बारे में चर्चा की थी, उसके बाद मौर्य प्रशासन के स्वरूप के बारे में चर्चा की, फिर हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें राजा, उसकी मंत्रिपरिषद और अन्य अधिकारी जो हो सकते हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा की थी। ठीक है ना। न्याय कितने प्रकार का था। उसके अलावा हमने चर्चा की थी राजस्व प्रशासन के बारे में। आज हम इसके आगे चर्चा करेंगे कि भाई और क्या क्या चीजें थी, किस किस तरह से थी, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आपके मौर्य काल के सैन्य व्यवस्था को लेकर के। इसमें क्योंकि सैन्य प्रशासन भी केंद्रीय व्यवस्था का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौर्य काल में अगर बात करें तो एक प्रकार की आपकी केंद्रीय सेना का प्रावधान किया गया है। कौटिल्य ने केंद्रीय सेना का प्रावधान किया है कि केंद्रीय सेना होती थी, और कौटिल्य कहता है अपने अर्थशास्त्र में चतुरंगड़ी सेना थी। कैसी थी? चतुरंगड़ी सेना। यानी कि इसमें पैदल, रथ, अश्व, पैदल, रथ, अश्व और हस्ती सेना। हस्ती, यह चतुरंगड़ी सेना का प्रावधान था इसमें। ठीक है। यह इसका कंसेप्ट था जिसको आपको बताया गया। और इसी में ध्यान रखिएगा, कौटिल्य ने के बाद में अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज ने क्या कहा। मेगास्थनीज ने कहा कि इसमें टोटल 30 सदस्यों की 6 समितियां थी। 6 समितियां थी 30 सदस्यों की। ठीक है ना। और जो 6 समितियां हैं, इसका मतलब है कि वो आपकी एक पैदल सेना की समिति है। ठीक है ना। आपकी रथ सेना की है,
आपकी अश्व सेना की है, आपकी हस्ती सेना की है, ये तो है ही। साथ के साथ वो दो नई सेनाओं के बारे में और बताता है। वो कहता है कि मौर्य काल में नौसेना का प्रावधान भी था और आपकी रसद का व्यवस्था करने वाली भी एक सेना थी। तो ये दो नए प्रोविजन उसने इसमें बताए हैं। यानी कि नौसेना के बारे में पहली जानकारी किसने दी है? आपकी मेगास्थनीज ने। ठीक है ना। 30 सदस्यों की 5-5 सदस्यों की 6 समितियां हैं टोटल मिलाकर के। ठीक है ना। लेकिन इसी सेना के संदर्भ में क्या कहा गया है? इसी सेना के संदर्भ में आपका प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी। प्लूटार्क क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी, जिसने 6 लाख की सेना के माध्यम से उसने संपूर्ण भारत को रौंद दिया था। संपूर्ण भारत को रौंद दिया उसने, यह उसने कहा। अगर हम यहीं पर बात करें तो प्लिनी क्या कहता है? दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, इनको प्रॉपर नोट करते चलिए। मैं एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट आपको साथ के साथ बताता चल रहा हूं। प्लिनी कहता है कि 6 लाख तो उसके पास केवल पैदल सैनिक थे। पैदल सैनिक थे 6 लाख। ठीक है ना। लगभग आपके 30,000 घुड़सवार थे, 30,000 अश्वसेना थी, अश्वसेना। लगभग आपके 9,000 उसके पास रथ सेना थी। यह वो प्लिनी कहता है। ठीक ना। और यहीं पर एक और व्यक्ति है, यूनानी व्यक्ति जस्टिन। जस्टिन इस सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। डाकुओं का क्या बताता है? गिरोह बताता है कि ये सेना नहीं थी बल्कि डाकुओं का एक गिरोह था कुल मिलाकर के। ठीक है ना। तो ये एक मोटी मोटी जो सभी जगह पर सभी किताबों में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब इसके अलावा अब हम यहां पर कुछ और चीजों के बारे में चर्चा करते हैं जो सैन्य व्यवस्था से संबंधित है। इसमें देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो चाणक्य अपने इस संदर्भ में कहता है। देखिए कौटिल्य ने जो सेना बताई है, चतुरंगड़ी सेना तो है ही है। वो कहता है देखिए पैदल है, इसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ है। टोटल मिलाकर के वो 6 भागों में विभाजित करता है सेना को। ध्यान रखें, 6 प्रकार की अन्य सेना के बारे में चर्चा करता है। नंबर 1, इनको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? बोले कि एक सेना होती थी मॉल। मॉल बोले तो स्थायी सेना, ये एक सेना मॉल। दूसरी है उसने बताई है भात्रक। भात्रक बोले भात्रक क्या है? भात्रक है आपकी किराए की सेना, यानी कि किराए पर उनको शामिल कर लेना, किराए वाले। ठीक है ना, स्थायी सेना भात्रक। तीसरी है श्रेणी बल। बोले कि ये कौन सी सेना है श्रेणी बल? श्रेणी बल है जो आजीविका के लिए काम करते हैं, आजीविका चलाने वाली सेना, आजीविका वाली सेना। ठीक है ना, ये रहे। एक है मित्र बल। मित्र बल यानी कि आपके मित्र की सेना, मित्र देश की सेना, मित्र देश की सेना। एक है आपकी अमित्र बल। बोले कि ये कौन सी है? अमित्र बल है जो आपके दुश्मन के सैनिकों को बंदी बना लेते हैं उनके, यानी कि युद्ध बंदियों की सेना।
युद्धबंदियों की सेना कहलाती है अमित्रवल। और एक है इसमें आठवीं, छठी प्रकार की जो है आठवीं। बोले कि आठवीं क्या है? आठवीं है आपकी जंगली सेना, जंगल में रहने वाले लोगों की सेना है जंगली सेना। तो कौटिल्य ने आपके ये 6 प्रकार की सेना की चर्चा और की है। और उसने कौटिल्य ने 6 प्रकार की सेना की चर्चा नहीं की है, बल्कि उसने युद्ध के लिए व्यूह रचना की चर्चा भी की है। बोले कि 4 प्रकार की व्यूह रचना हुआ करती थी, यानी कि युद्ध करते थे तो उसमें 4 प्रकार के व्यूह आपके रचे जाते थे। नंबर 1 करंड व्यू, करंड व्यू, भोग व्यू, मंडल व्यू और भोग व्यू, मंडल व्यू। और नंबर 4 है आपका असंहत व्यू। अब ये किस प्रकार के थे इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इन प्रकार की चर्चा की है उसमें। तो ये आपके इसकी भी चर्चा की है। साथ के साथ उन्होंने 3 प्रकार के युद्ध की चर्चा की है, ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के युद्ध की भी चर्चा की है कौटिल्य ने। बोले कि ये कौन कौन से 3 प्रकार के युद्ध हैं? बोले कि युद्ध है, एक है प्रकाश युद्ध। कौन सा? प्रकाश युद्ध, यानी कि आमने सामने लड़ा जाने वाला, आमने सामने का, यानी कि सेनाएं, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद दूसरा है तूषणी युद्ध। तूषणी युद्ध यह है कूटनीति का, जिसमें फूट डलवा करके काम चलाया जाता है कूटनीति के माध्यम से। सॉरी, कूटनीति तो अलग ही, हम अलग से ही पढ़ लेते हैं। तूषणी। तीसरा कूटनीति युद्ध, कूटनीति हम कहते हैं, कूट युद्ध कहते हैं। इसमें क्या होता है? फूट डलवाई जाती है, फूट डलवाकर जीतना। और कूटन है, कूट है कूटनीति के द्वारा, जिसमें केवल और केवल दुश्मन को कूटनीति के माध्यम से हराया जाना है, उनके अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को अपने पक्ष में करके उसको बस कमजोर कर देना है, उसको किसी भी तरीके से। तो ये 3 प्रकार के कौटिल्य ने युद्ध की चर्चा भी की है, ठीक ना। साथ के साथ उसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सेना का मुख्य सेनापति जो होता है, मुख्य सेनापति, वो तो कहलाता है सेनापति। लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा, युद्ध के मैदान में, युद्ध में संचालन जो करता है सेना का, उसको कहते हैं नायक। क्या कहते हैं? जो युद्ध में जाएगा और युद्ध में जाकर के सेना का संचालन करेगा, उसको नायक कहा गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें एक और भी है, आयुधगारा अध्यक्ष। आपने नाम सुना होगा, आयुधगारा अध्यक्ष। जो 27 अध्यक्ष 18 तीर्थ का कंसेप्ट आता है आयुधगारा अध्यक्ष का, वो अस्त्र शस्त्र का अध्यक्ष है, अस्त्र शस्त्र का अधिकारी, यानी कि जहां पर अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे उन सभी चीजों का प्रबंधन करने वाला अधिकारी है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हमें उतनी आवश्यकता यहां पर नहीं है, इसकी कोई विशेष आवश्यकता हमको यहां नहीं है। तो इस तरीके से आपके कौटिल्य ने सेना के बारे में विस्तृत चर्चा की है कि एक राज्य की सेना किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से नहीं होनी चाहिए, उसके पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र, इसकी भी विस्तृत चर्चा की गई है। लेकिन उतने बारे में डिटेल में पढ़ने की हमें उतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं आपके गुप्तचर और पुलिस प्रशासन के बारे में। क्या इसमें गुप्तचर और पुलिस प्रशासन के बारे में भी कोई चर्चा की गई है? तो उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, गुप्तचर विभाग और पुलिस विभाग, कौटिल्य ने इसकी चर्चा की है।
गुप्तचर जो विभाग का संदर्भ है, इसमें गुप्तचर जो अधिकारी होता था, का अधिकारी, जो सर्वोच्च अधिकारी है, उसको कहते थे महामात्या सर्प। महामात्या सर्प कहते थे। और उस समय बहुत विस्तृत गुप्तचर प्रणाली का चर्चा की गई है। और गुप्तचर जो होता था, सामान्य गुप्तचर, उसको कहते थे गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष की चर्चा की गई है। तो ये सामान्य, ये सिंपल गुप्तचर होता था, ये गुप्तचर है और ये गुप्तचर अधिकारी है, ठीक है ना। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसी गुप्तचर प्रणाली को लेकर के दो प्रकार की प्रणाली की चर्चा की गई है। दो प्रकार की प्रणाली है कि भाई गुप्तचर दो प्रकार के हुआ करते थे। बोले कौन कौन से? एक आपका जिसे हम कहते हैं संस्थागत होते थे, जिनकी बाकायदा डिपार्टमेंट बना करके उनकी सारी चीजें होती थी। और एक होते थे संचरा, जो कि कहीं घूमते फिरते रहते थे। तो इसमें एक है आपके संस्था और दूसरे हैं आपके संचरा। संस्था मतलब बाकायदा जो संस्था बना करके रहते थे, ठीक है ना, बाकायदा विभागीय। जैसे आज की डेट में हम बात करें तो हमारा विभागीय प्रणाली क्या है बताइए, क्या है? हमारे यहां एक रॉ है, ठीक है ना, और एक दूसरी कौन सी है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो जो संस्थागत है वो ये रही, जिसमें बाकायदा डिपार्टमेंट है, सारी चीजें हैं, सब कुछ है। और संचरा जो कहीं भी घूमते फिरते रहते हैं। संस्था वाले जो होते थे वो भी आपके कई प्रकार हैं। इनमें देखेंगे तो एक है कापटिक। कापटिक प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, जो कि विद्यार्थी वेश में रहते हैं। विद्यार्थी के वेश में रहते हैं कि भाई कापटिक ये रहे। दूसरे उदास्थिक, जो सन्यासी के वेश में रहते हैं। उदास्थिक, सन्यासी के रूप में रहने वाले, लेकिन है व्यवस्थित ही। एक है गृहपतिक। गृहपतिक जो किसान है, ठीक है ना। दूसरे वैदेहक हैं और आपके तापस हैं। वैदेहक और तापस। वैदेहक यानी कि जो व्यापारी हैं, तापस मतलब तपस्वी है। तो इस रूप में भी आपके गुप्तचर रहते थे, लेकिन ये बाकायदा रजिस्टर्ड थे, सारी चीजें थी और प्रॉपर तरीके से काम करते थे। दूसरे थे संचरा, यानी कि भ्रमणशील होते थे। भ्रमणशील होते थे, जगह जगह घूमने फिरने वाले। और इनके बारे में भी कई चर्चा की गई है, कई प्रकार के हैं। इनमें एक है सत्री। सत्री यानी कि बाकायदा जो ट्रेंड है, प्रशिक्षण वाले, प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, सत्री कहलाते थे। दूसरे होते थे तीक्ष्ण। तीक्ष्ण बोले तीक्ष्ण कौन होते थे? ये सूरवीर होते थे, बड़े अच्छे योद्धा भी होते थे और गुप्तचर भी होते थे। तीसरे हैं परिव्राजक। परिव्राजक, परिव्राजक, परिव्राजक बोले तो जो कि बहुत ही कहा जाए कि घर परिवार में तमाम सारी जगह पर घूमने फिरने वाले जो लोग हैं, भिक्षुड़ी वेश में, भिक्षु के वेश में रहते हैं। भिक्षु या भिक्षुड़ी के वेश में रहते हैं, या वैश्या के वेश में रहते हैं। वैश्या प्रति, जिन्हें हम कह सकते हैं सर्प कन्याएं, कहते ना, नाग कन्याएं, सर्प कन्याएं इनको कहा जाता था। विष कन्याएं कह सकते थे, एक प्रकार की जो गुप्त सूचनाएं निकालती थी, किसी को प्रेम पाश में फांसती थी और जहां जरूरत पड़ती थी उसको मार भी देती थी। विष कन्याओं की चर्चा की गई है, ठीक है ना। एक और है इनमें क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, जो कहलाते हैं रसद। रसद
ये बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के हुआ करते थे, क्रूर प्रवृत्ति के, बहुत ही ज्यादा है। इनको भेजा जाता था कि जाओ और तुम्हें इस काम को निपटाना है, जाओ, उसको मारना है, ये करना है, वो करना है, वो सब काम कर लिया करते थे। इनके अलावा कुछ और भी होते थे जिसे कहते थे उभय वेतन। उभय वेतन यानी कि अन्य देश में जाकर नौकरी करने वाले में नौकरी वाले दूसरे देश में नौकरी करते हैं, वहीं पर रहते हैं, उनका भरोसा जीतते हैं और वहां की इंफॉर्मेशन यहां देते रहते हैं। उभय वेतन यानी कि दो जगह से वेतन लेने वाले, यहां से भी और वहां नौकरी करते हैं वहां से भी। इस तरीके से इनकी चर्चा यहां पर की गई है। और मेगास्थनीज और यूनानी लोग भी कहते हैं कि विषकन्याएं हुआ करती थी, इसमें कोई शक नहीं है। मेगास्थनीज कहता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य की जो अंगरक्षक होती थी वो महिलाएं हुआ करती थी, महिला अंगरक्षक हुआ करती थी, इसकी चर्चा की गई है। तो ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हैं, ठीक है ना। अब इनमें एक चीज और जो हमको ध्यान रखनी है, जो मैं बता देना चाह रहा हूं, उसको आप लोग यहां देख सकते हैं। वो ये है कि पुलिस प्रणाली की भी चर्चा की गई है। पुलिस प्रणाली, और पुलिस प्रणाली की चर्चा कई लोगों ने की है। सामान्यतः पुलिस को कहा गया है रक्षण, रक्षण कहा गया है। रक्षण का मतलब क्या है? पुलिस, ठीक है ना। ये इसके बारे में जानकारी की गई है। इसके अलावा अशोक ने अपने अवलेख में इसके लिए नाम क्या दिया है? अशोक ने इनको कहा है प्रतिवेदक या पुलसनी, पुलसनी, ये उसने इसको कहा है अपने अवलेख में, ठीक है ना। मेगास्थनीज ने क्या कहा है? मेगास्थनीज ने भाई पुलिस प्रणाली के बारे में क्या बताया है, उसका क्या नाम दिया गया है? इसका बड़ा अच्छा सा नाम है, उसको जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा। इसको कहते हैं एपिस्कोपोई, नाम दिया है एपिस्कोपोई, ये नाम दिया गया है। पुलिस को उसने ये नाम दिया है। क्लियर? इसके बाद हम बात करें तो एक और चर्चा मिलती है विदेश विभाग को लेकर के। विदेश विभाग की भी गतिविधियां थी, और आप अच्छे से जानते हैं अशोक तो अपने अभिलेखों में अपने पड़ोसी देशों के साथ बड़े अच्छे संबंध रखने की कोशिश करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपका मेगास्थनीज एक विदेशी राजदूत बनकर के आता ही आता है। बिंदुसार के समय में डायमेकस और डायनोसिस विदेशी लोग आते ही आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो विदेश विभाग एक सक्रिय विभाग था, इसमें कोई शक नहीं है। तो मौर्य काल में यह एक सक्रिय विभाग था, चंद्रगुप्त के समय में मेगास्थनीज राजदूत आया, बिंदुसार के समय में दो आए, डायमेकस और डायनोसिस। इनके बारे में मैं कहानी पहले ही बता ही चुका हूं कि भाई डायमेकस कहां का था, किस राजा ने भेजा था और इससे क्या क्या मंगाया गया था, ठीक है ना। ये सारी चीजों की चर्चा आपके मैंने पहले ही की हुई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट था। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो आपके चाणक्य ने विदेश विभाग के लिए, चाणक्य ने राजदूत के कई रूप बताए हैं, कई रूपों की चर्चा की है चाणक्य ने। और वो रूप क्या है? वो एक है आपका, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसको कहा गया है निस्तार्थ। निस्त्र
निसृष्टार्थ ये कहा गया है, यानी कि ऐसा राजदूत जिसमें महामात्य या अमात्य बनने के गुण हो। अमात्य गुण वाला राजदूत निसृष्टार्थ कहते हैं। दूसरा है परिमितार्थ। परिमितार्थ, ठीक है ना। ये कौन है? स्वतंत्र अधिकार वाला राजदूत, जिसके पास कुछ मामलों में काम करने का स्वतंत्र अधिकार है कि वह बिना राजा के भी अपनी कुछ बातें रख सकता है। और तीसरा है शासनहार। शासनहार, ठीक है ना। शासनहार कौन सा है? जो मात्र सूचना देने का काम करता है, सूचना प्रदाता। इसे संधि करने का या कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। तो ये अधिकारों के आधार पर उसकी चाणक्य ने कई प्रकार के राजदूत बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन बचा हुआ है, वो है आपका प्रशासनिक विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और प्रशासनिक विभाजन ये मैंने एक सीक्वेंस में आपको अरेंज कर दिया है कि भाई सबसे ऊपर आपके केंद्र की व्यवस्था होती थी, साम्राज्य था जिसे केंद्र कहा जाता था। उसके बाद प्रांत होते थे, उसके बाद मंडल, मंडल के बाद आहार या विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण और ग्राम। यह पूरी की पूरी एक प्रशासनिक विभाजन की व्यवस्था है। अब इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। केंद्र तो है ही, प्रांतों को यहां पर कहते थे चक्र। क्या कहते थे? चक्र। और प्रांतों के जो अधिकारी होते थे, अधिकारी, उसको कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। कुमार या आर्यपुत्र कहते थे। क्यों? क्योंकि इसमें राज परिवार के लोग ही गवर्नर बना करते थे, इसलिए। दूसरा है मंडल। मंडल ये रहा। प्रांतों को मंडलों में विभाजित किया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और मंडल का अधिकारी आपका प्रादेशिक या महामात्य कहलाता है। इसके अधिकारी को प्रादेशिक या महामात्य भी कहते, ये ध्यान रखिएगा, प्रादेशिक या महामात्य भी कहते हैं। उसी प्रकार से मंडल को आहार या विषय में विभाजित किया गया, जिसे हम जिला कह सकते हैं, जनपद कह सकते हैं, जनपद भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है ना। आहार या विषय। और इसका जो अधिकारी होता है विषयपति या स्थानिक कहलाता है। इसका अधिकारी क्या कहलाता है? विषयपति या स्थानिक कहलाता है। ये रहा अधिकारी इसका। मैं पहले इनके इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनके बारे में बता देता हूं। स्थानीय क्या है? स्थानीय है 800 गांव का समूह। द्रोणमुख बोले ये 400 गांव का समूह। खारवटिक ये 200 गांव का समूह संग्रहण ये 10 गांव का समूह। दस गांव का समूह है संग्रहण। और संग्रहण का जो अधिकारी होता है वो कहलाता है गोप। ध्यान रखिएगा, ये गोप कौन है? संग्रहण का अधिकारी। और सबसे लास्ट में है ग्राम। कौन है? ग्राम। और ग्राम का अधिकारी होता है ग्रामणी। ये तो आप लोग पहले से जानते हैं, और नहीं जानते तो जान लीजिए। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दिया है यहां पर। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा और भी करूंगा, जिससे कि आपको अन्य चीजें भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रांत के बारे में। तो मौर्य काल में 5 प्रांतों की चर्चा है और उनकी राजधानियां। देखिए, पहला है आपका उत्तरापथ, दूसरा है दक्षिणापथ,
तीसरा है अवंती, अवंती राष्ट्र। चौथा है आपका, कहा जाए तो बड़ा अच्छा सा नाम है उसका, प्राची। और पांचवा, और ये है आपका कलिंग। इनमें से जो चीज ध्यान रखने की जरूरत है, ये चार जो हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं, और ये पांचवा जो है अशोक के समय का है। यानी कि चंद्रगुप्त के समय जो राज्य था वो 4 प्रांत थे, और अशोक के समय में 5 प्रांत थे। इनकी राजधानियों की चर्चा की जाए तो उत्तरापथ की राजधानी है तक्षशिला, दक्षिणापथ की राजधानी है स्वर्णगिरी, अवंती की है उज्जैनी, प्राची की है पाटलिपुत्र, और कलिंग की है आपकी, बताने जानते नहीं कलिंग की, तोशली, तोशली। ठीक है ना, ना धौली ना जौगड़ा। ये आपकी 5 राजधानियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। इनमें से एक चीज और बता देता हूं, वो ध्यान रखिएगा। जो सौराष्ट्र है, जिसकी जहां पर आपका सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, खास बात यह है कि यह अर्ध स्वतंत्र या अर्ध स्वायत्त राज्य था, अर्ध स्वायत्त राज्य या प्रांत था। और यहां पर चंद्रगुप्त के समय में जो राज्यपाल था, चंद्रगुप्त के समय में राज्यपाल जो था उसका नाम है पुष्यगुप्त। और अशोक के समय में, अशोक के समय में यहां का राज्यपाल था तुषाश्व। ठीक है ना। तो ये आपके इस तरीके से कुछ जानकारी हमको मिलती है। अब इसके अलावा ध्यान रखिएगा, आपके जो मंडल हैं, मंडलों की भी हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं कि इस पीरियड में कुछ मंडल भी हमको दिखाई देते हैं। और मंडल कौन कौन से हैं और मंडल का मुख्यालय क्या है देखेंगे। तो देखिए, तोशली में, एक तोशली मैंने कहा था राजधानी है आपके उड़ीसा कलिंग क्षेत्र में। तो तोशली की जो कहा जाए, जो आपका राजधानी कह लीजिए या उसका मुख्यालय कह लीजिए, उसका जो था वो था समापा। तोशली का जो मंडल था वो समापा कहलाता था। पाटलिपुत्र का दूसरा जो पाटलिपुत्र क्षेत्र है, पाटलिपुत्र में एक मंडल था जिसका जानकारी हमको मिलती है, वो है कौशांबी। ये उसके मंडल्स हैं। ठीक है ना। इसके अलावा स्वर्णगिरी है, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी का है इसिला, इसिला। ठीक है ना। सौराष्ट्र का जो है वो आप देखेंगे तो सौराष्ट्र का गिरनार मंडल, गिरनार है। तो इस तरीके से आपके इन सारी चीजों की जानकारी हमको मिलती है, जो मैंने एक पेज पर आप लोगों को बना करके दे दिया है। तो यह था आपका प्रशासनिक विभाजन। ठीक है। और इसके बाद हम चर्चा करें तो हमें एक प्रशासन के संदर्भ में एक चीज की जानकारी और मिलती है, वो है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन के बारे में देखिए, कौटिल्य ने नगर प्रशासन के संदर्भ में, कौटिल्य ने नगर प्रशासन के संदर्भ में एक अधिकारी की चर्चा की है, वो है नागरख। बाकी अन्य के डिटेल की चर्चा उसने नहीं की। लेकिन अगर नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा जो है आपकी किसने की है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज उसने कहा है कि 30 लोगों की 6 समितियां हुआ करती थी। 6 समितियां थी, 5 व्यक्ति के हिसाब से।
प्रत्येक की 5 व्यक्ति की एक समिति हुआ करती थी और टोटल मिलाकर के 30 लोग थे। 6 समितियां थी जिसकी चर्चा की है। इनमें से जो 6 समितियां हैं आप उनको देख सकते हैं। एक है आपकी पहली औद्योगिक समिति, औद्योगिक, ठीक है ना। दूसरी है विदेशी लोगों की समिति, विदेशी लोगों की, जो विदेशी लोगों की गणना करती थी, ठीक है ना। तीसरी है आपकी जनगणना वाली, जनगणना। चौथी है व्यापार संबंधी। पांचवी है कालाबाजारी संबंधी, कालाबाजारी संबंधी। और छठी है बिक्री कर संबंधी, बिक्री कर संबंधी समिति। तो टोटल मिलाकर के ये 6 समितियां हैं जिन्हें हम कह सकते हैं IFCTBS, इंडस्ट्री, फॉरेनर्स, सेंसस, ट्रेड, ब्लैक मार्केटिंग एंड सेल टैक्स। ये आपकी 6 समितियां हैं। इसको लेकर के उसने कुछ अधिकारी भी बताए हैं, कुछ अधिकारी भी इसने बताए हैं। आपने नाम सुना होगा, एस्ट्रोनोमोई और एग्रोनोमोई, एस्ट्रोनोमोई और दूसरा एग्रोनोमोई। एसटी और एग्रो। एस्ट्रोनोमोई कौन है? यह है नगर अधिकारी, नगर से संबंधित, ठीक है ना, इसकी चर्चा की गई है। और एग्रोनोमोई ये जिला से संबंधित था, जिला एवं सड़क अधिकारी, जिला एग्रोनोमोई, ठीक है ना। इसके अलावा इसके संदर्भ में आपके अशोक ने भी चर्चा की है, अशोक ने भी, अशोक ने आपके प्रदेश के लिए एक अधिकारी बनाया है प्रादेशिक, प्रदेश से संबंधित अधिकारी है प्रादेशिक, कि भाई ये रहा प्रादेशिक अधिकारी जो प्रदेश के स्तर पर सारी चीजों को देखेगा। दूसरा है जनपद के स्तर पर रज्जुक, रज्जुक, और ये बेसिकली राजस्व संबंधित ज्यादा था, ठीक है ना, रज्जुक। और तीसरा है आपका युक्तक, युक्तक ये रज्जुक के अधीन होता था, रज्जुक के अधीन। और इन तीनों के बारे में कहा है उसने तीसरे शिलालेख में चर्चा की है। युक्तक, राजुक और प्रादेशिक, इस तरीके से तीसरा जो शिलालेख है उसमें इसकी चर्चा की गई है। अब बताइए, तो पूरा का पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया एवरीबॉडी? मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को 2 पार्ट में प्रशासन के बारे में आपको मैंने डिस्कस कर दिया है। तो अब आप लोग इस तरीके से पूरा कंटेंट तैयार कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए जो बैच स्टार्ट होने वाला है 7 जनवरी से, वो आप लोग जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप 2026 या 2027 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो आप न्यू ईयर बैच हिंद P2I फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं MK लाइव कोड के साथ में। और ये आपका डिस्काउंटेड फीस आपकी हो जाएगी। इसमें आपकी प्री की क्लास इंक्लूड रहेगी और टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगी, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी इसमें रहेगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि प्री पास करने के बाद 4 महीने आप हमारे पास दिल्ली सेंटर पर रहेंगे और उसमें पूरे मेंस की तैयारी कराई जाएगी, जिसका रहना, खाना, पढ़ाना, वो सारी जिम्मेदारी हमारे संस्थान की होगी। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा 1 महीने का पूरा, रिटायर्ड IAS अधिकारी के अंडर में पूरा आप लोगों के लिए। और 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी। और सिलेक्शन किट तो है ही, यानी कि एक मेंटर भी प्रोवाइड कराया जाएगा और सिलेक्शन किट भी आपको दी जाएगी, यानी कि जिसमें आपके सिलेक्शन संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बुक्स और मटेरियल इंक्लूड रहेगा। 18 किताबों का पूरा कंप्लीट सेट इसमें इंक्लूड है। तो आपको 10,000 रुपए का तो बेनिफिट यही हो जा रहा है। और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी वो अलग से। अगर आप लोग
एम के लाइव कोड यूज करेंगे तो जल्दी कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी बात होती है तो आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस क्लास की पीपीटी को लेने के लिए और अन्य इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, बैच या कोई भी कोर्स, स्टडी IQ का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं और उसके लिए आप एम के लाइव कोड यूज करते हैं तो डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।